हेलो। हेलो। हाँ जी, अंशिका कहाँ रह गई? बोलूं उसको? मैसेज तो देख लिया उसने। ज्वाइन कर रही होगी फिर। आ गई आ गई। हाँ। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रही है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, आप बताओ आपके कैसे हैं? बस, मैं बिल्कुल बढ़िया। भाविन ठीक है? यस सर। अगली शीट सॉल्व सबने? हाँ जी सर, कर ली। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। चलो ठीक है, डिस्कशन करते हैं इसकी। सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से? एक कॉपी लगा लेनी है सारी शीट्स की अलग से। हाँ जी सर। ठीक है जी, बोलो दिक्कत। क्वेश्चन नंबर बताना शुरू करो। पहली शीट में कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी? थ्री। सेकंड नहीं, क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का थ्री। एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा अच्छा आइडिया। एक मास m1, इस पे फोर्स F लगी तो एक्सेलरेशन a1 आई, है ना? हाँ जी। दूसरा मास m2, इस पे सेम फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन a2 आई। अब हाँ आपसे जी। पूछा जा रहा है कि अगर m1 और m2 को एक साथ बांध दिया जाए और इस पे फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, है ना? हाँ जी। तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 प्लस m2 है। हाँ जी। अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो इसके m को f बाई a लिख सकते हैं। हाँ जी। बोलो। हाँ जी। m1 को लिख सकते हैं f1 बाई a1, हाँ जी। हाँ और जी। m2 को लिख सकते हैं f2 बाई a2। हाँ जी। f2 और f1 तो सेम ही है ना, सारे f ही हैं। हाँ जी। तो f कट गया पूरी इक्वेशन में से। हाँ जी। 1/a = 1/a1 प्लस 1/a2, ये आंसर लिखा हुआ उसमें, a1 a2/a1 प्लस a2। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था, सेम। बिल्कुल बढ़िया। अगर ऐसे ही किया था तो बहुत ही अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। मैं किया था ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रेन है, ऊपर से छत खुली है इसकी, और ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ऊपर हाँ जी। से इसके अंदर डस्ट गिर रही है 50 kg पर मिनट। हाँ जी। तो 1 मिनट में 50 किलो, है ना? हाँ जी। तो 60 सेकंड में 50 किलो, हाँ जी। तो हर सेकंड में 50/60, है ना? हाँ जी। kg/सेकंड। तो हर हाँ जी। एक सेकंड में 5/6 kg इसके अंदर ऐड हो जाता। हाँ जी। अब ये भारी होती चली जाएगी ना, हाँ जी। तो जो डस्ट इसके अंदर ऐड हो रही है, ये डस्ट गिरी इसके अंदर और ऐड हो गई, तो डस्ट जैसे ही इसके अंदर गिर गई तो डस्ट के पास तो इतनी वेलोसिटी आ गई, हाँ जी। और डस्ट के पास पहले वेलोसिटी थी 0। हाँ जी। तो आपको डस्ट का मोमेंटम चेंज होता दिख रहा। हाँ जी। तो डस्ट का मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ जी। जी। तो वो फोर्स हो जाएगी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन 1 सेकंड ले लो। 1 सेकंड में कितनी डस्ट गिरी इसके अंदर? 5/6 हाँ जी। किलोग्राम। और इसका मोमेंटम चेंज हुआ 20 - 0। चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला मैंने? m × v - u। फाइनल वेलोसिटी जब वो ट्रेन में गिरेगी तो 20, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो डेल्टा पी हो गया m × v - u डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। हाँ जी। समझ रहा? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 में इलास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है। इलास्टिक इम्पैक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहती है, ये याद रखना है। ऐसे में रहता है। रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब अपनी जो दीवार है, ये दीवार चल रही है u स्पीड से, और एक बॉल चल रही है v स्पीड से। हाँ जी। बॉल जाती है, दीवार को टक्कर मारती है और रिबाउंड कर जाती है। दीवार को तो कुछ नहीं बिगड़ता, बॉल की स्पीड बदल के v प्राइम हो जाती है। जी। ठीक है, हाँ जी। मुझे बताओ, पहले रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है?
इस बॉल की और इस वॉल की। विद रिस्पेक्ट टू ए की बी के बॉल की वॉल के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? v माइनस यू। अगर एक चीज इधर से 10 मीटर पर सेकंड से आ रही हो और एक चीज इधर से 2 मीटर पर सेकंड से आ रही हो, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड आएगी हाँ जी या 12 मीटर पर सेकंड आएगी? अंशिका, भाविन मार इसके सर पे एक चपेट खींच के। अगर एक 10 से इधर जा रही है, दूसरी 2 से सामने से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 12 आएगी, ना कि 8। हाँ जी, साथ के साथ हाँ जी। हाँ जी क्या हाँ जी? क्या हाँ जी? मतलब 12 आएगी 8 आएगी? 12 आएगी। फिर मनन जी वी माइनस यू क्यों बोला था तूने? गलत बोला था। हाँ, तो ऐसी कुछ भी छोटे मतलब बिना बात के बिना सोचे समझे जवाब दे, तो कोई कैलकुलेट करो, कुछ बोलो, तुक्के थोड़ा मारने हैं। 5 दिए कितना होता है जी? 20। कुछ मर्जी जो मन में है वो बोल दो है। तो व्हाट इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी? v प्लस यू। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। अगर बॉल इधर जा रही है v प्राइम से और बॉल इधर से आ रही है u से, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट? बी प्राइम माइनस यू। v प्राइम माइनस यू। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो v प्राइम माइनस यू मस्ट बी इक्वल टू v प्लस यू, क्योंकि ये एक इलास्टिक इम्पैक्ट दिया हुआ है। मतलब इलास्टिक इफेक्ट का ये मतलब है कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल होंगे। Relative velocity before impact is equal to relative velocity after impact. इम्पैक्ट से जस्ट पहले की रिलेटिव वेलोसिटी और इम्पैक्ट के बाद की जस्ट बाद की रिलेटिव वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है? हाँ जी तो यहाँ से v डैश की वैल्यू v प्लस 2u आ गई। हाँ जी अब व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज निकालना है तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को प्लस ले लो, इधर को प्लस ले लेते हैं, हाँ तो जी बॉल का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी प्राइम हाँ जी और इनिशियल हो जाएगा एम वी, हाँ जी है ना? हाँ जी हो जाएगा माइनस एम इंटू वी प्राइम प्लस ये यू था, यू नहीं वी, हाँ ठीक है। और वी प्राइम की वैल्यू कितनी है? बी प्राइम की v प्लस 2u। तो ये 2v+2u बन गया, हाँ जी ठीक है? हाँ जी क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? द मीन इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो मेन इलास्टिक फोर्स हो जाएगी डेल्टा पी बाय डेल्टा डेल्टा टी। तो डेल्टा पी आपने निकाल लिया m इंटू 2 × v+u मैग्नीट्यूड में हाँ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आंसर आ गया, यही दिया हुआ। हाँ जी कोई डाउट? नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। A balloon is rising up with acceleration a, कितना फ्रैक्शन उसमें से डिटैच कर दिया जाए? फ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो उसका मास m था, उसमें से x बाहर निकाल दिया, तो आपको x बाय m पूछा जा रहा है, ठीक है? What fraction of the weight that must be detached from the balloon? तो बलून के मास में से अगर x हमने बाहर फेंक दिया, तो आपसे x बाय m की वैल्यू पूछी जा रही है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ वेट का मतलब है जितना बाहर फेंका डिवाइडेड बाय उसका अपना वेट। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना कि यार उसका कितने परसेंट हिस्सा खाली कर दिया, तो हाँ परसेंट जी कैसे निकालते हो? डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू करते हो ना नीचे। हाँ जी जैसे 10 किलो में से 2 किलो फेंक दिया, तो कितने परसेंट फेंक दिया? हाँ जी 10 किलो के ऑब्जेक्ट में से 2 किलो बाहर फेंक दिया, तो कितने परसेंट फेंक दिया? 20%। 20%। और फ्रैक्शन पूछा जाए तो 1/5, 2/10, तो 1/5 खाली कर दिया, ये मतलब होता है, ठीक है? हाँ हाँ जी जी तो x बाय m की वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है क्या, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की पूछा क्या है। अब ये कह रहा है कि उस पे एक अपथ्रस्ट लग रही होगी बलून पे,
और एक उसका वेट लग रहा होगा, और ये बलून अभी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अब ये कह रहा है बलून को हल्का कर दो, तो उसमें से x निकाल के बाहर फेंक दिया, तो उसका वजन m-x बच गया, मास उसका, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन डबल हो गई। अब थ्रस्ट सेम रखनी है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है। समझ में आ रही है? हाँ हाँ जी जी। सर। अब इनिशियली लिखेंगे F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और बाद में लिखेंगे F माइनस एम माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एक्स इंटू टू ए। हाँ जी। तो यहाँ से F की वैल्यू इसमें डाल दो। F की वैल्यू एम जी प्लस एम ए आएगी ऊपर वाली इक्वेशन से। हाँ जी। एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी प्लस एक्स जी इज इक्वल टू टू एम ए माइनस टू एक्स इंटू ए। सॉल्व कर लो इसको, जो भी आ रहा। एम जी से एम जी कट जाएगा, ये टू एम ए से एक एम ए कट जाएगा, सब बर्बाद हो गया। पता नहीं क्या किया मैंने। ठीक कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक्स जी प्लस टू एक्स ए, तो एक्स इंटू जी प्लस टू ए इज इक्वल टू एम ए आ गया। तो एक्स बाय एम की वैल्यू ए बाय जी प्लस टू ए आ गई। ये आंसर है ऐसा। हाँ जी, यही है। कोई डाउट और? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मतलब मेरा मैच नहीं कर रहा। 17th का मेरा आ रहा है 1176 मीटर पर सेकेंड। दिया क्या है? 11.75। अच्छा, एक ट्रैक्शन मोटर स्विच ऑफ कर दी, तो ये वाली जो ट्रेन है ये 1 मिनट में रुक गई इतनी फोर्स के इफेक्ट में। तो ट्रेन का वेट mg दे रखा आपको, हाँ जी। 4.9 इंटू 10⁻⁴। हाँ जी। ट्रेन का मास आ गया यहाँ से 4.9 अपॉन 9.8 इंटू 10⁴। हाँ जी। ये हो गया तुम्हारा 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है। हाँ जी। अब उस पर इतनी फोर्स लग रही है, हाँ जी। तो उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगी। हाँ जी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 9.8 इंटू 10⁴ अपॉन 5 सॉरी, कितनी थी फोर्स? 9.8 to 10 raised to power 4। 9.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय उसका मास। मास इज 5 इंटू 10⁻3। तो ये 98/5 होगी, तो इंटू तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और अब 1 मिनट में रुक गई, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं। तो v हाँ 0 जी। है, u निकालना है, एक्सेलरेशन -19.6 है, और टाइम 1 मिनट है, यानी 60 सेकेंड है। पता नहीं क्या हो गया ये ठीक ही हो रहा है, मेरा भी यही आ रहा था। तो 196 इंटू 6, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ जी, वही मैं कह रही थी, मेरा 1176 आ रहा है। 11 76। मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी। जी सर। ठीक है। फोर्स इतनी, मास इतना, मास आएगा 5 इंटू 10⁻3। ठीक है। एक्सेलरेशन 9.8 आ गई। ठीक है, तो आंसर इज 1176 मीटर पर सेकेंड। चलो, एक क्वेश्चन नंबर 30 में भी नहीं मेरा आंसर आ रहा। और 17 के बाद सीधे 30 पे हूँ। नहीं, 20, सॉरी 20 है। देखिए। एस दे रखा a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। हाँ, जिसके डिफरेंशिएशन कर कर मैंने एक्सेलरेशन निकाली। ds बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा -b प्लस 2ct। एक्सेलरेशन हो जाएगी 2c, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी। फोर्स दे रखी है उस पर 1 न्यूटन, तो F इक्वल टू एम ए कर दो, तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0.5 kg आ गया। मेरा भी यही आ रहा है आंसर, यहाँ पे 4.9 kg है।
ठीक है, ये 1 kgf कर लूं तो 1 kgf 9.8 न्यूटन होता है हाँ जी, है ना, हाँ जी, और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 4.9 आ जाएगा, है सर। है ना। हाँ जी, तो इसको 1 न्यूटन की जगह 1 kgf कर लो। 1 kgf इज 9.8 न्यूटन। हाँ जी। एक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही है। क्या दिक्कत है 21 में? 21 में क्या इसकी दिक्कत है? डिफरेंशिएशन नहीं हो रही मुझसे। मैं नहीं बताता। इसकी जो टी है वो तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है, मैंने इसको उससे भी किया, मतलब चेन रूल से। तेरे को x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को अगर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी नहीं लिखनी आती और उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन नहीं निकलनी आती तो मैं नहीं पढ़ा रहा तेरे को, जा, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, फिर तुम्हें क्या ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को? x इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू साइन एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन कितनी होती है? cos x। अगर y इज इक्वल टू साइन 2x होता तो? अ, अ, तो एक मिनट, साइन बस एक मिनट में अभी करके बता रही हूँ। 2 cos x 2x 2 cos ब्रैकेट 2x, ये कैसे आया? चेन रूल से 2x को मान लिया मतलब t है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू साइन टी की डिफरेंशिएशन पूछूं तो क्या होगी? डी वाई बाई डी। cos x cos t। और अगर मैं y इज इक्वल टू साइन 2t की डिफरेंशिएशन पूछूं तो? cos 2t 2 cos, तो 2 cos 2t। और अगर मैं y इज इक्वल टू साइन के टी की डिफरेंशिएशन पूछूं तो? तो k cos kt। और अगर मैं y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन पूछूं तो ओमेगा cos ओमेगा t। तो अब ये सिखाना पड़ेगा मेरे को तेरे को कि ये साइन ओमेगा टी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, नहीं हो रहा तो कॉपी खोल के देखो, डिफरेंशिएशन के नोट्स खोल के देखो, कहां पड़ी है ऐसी डिफरेंशिएशन, मैं ढूंढती हूँ, मैं करूंगी अपने आप। ये थोड़ा कोई मतलब है कि चल नहीं हुआ तो पूछ लेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं हो रहा तुमसे डिफरेंशिएट तो कॉपी खोलो, नोट्स ढूंढो, कहाँ डिफरेंशिएशन की है। साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन नहीं की तूने कभी? ये है। क्वेश्चन होंगे 10 बार क्वेश्चन आया होगा ऐसा तुम्हारे अलग अलग एग्जाम में, तुम्हारे टेस्ट पेपर में, मेरी शीट में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर। ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं हो रहा पूछ लेंगे। ओके सर। और बोलो, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, आगे अपने आप करना। एक मुझको इम्पल्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी इम्पल्स मतलब किया नहीं है ऐसा ऐसा। मैंने भी नहीं पढ़ा है इम्पल्स अभी तक, तो ध्यान से सुनो जरा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है नेट, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। हाँ जी हाँ सर। जी, उसको बोलते हैं न्यूटन से सेकंड लॉ, हम्म। है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ नेट इंटू डी टी इक्वल टू डी पी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, फोर्स लगी तेरी T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक या डेल्टा टी टाइम के लिए, और मोमेंटम में चेंज हुआ P1 से P2। हाँ जी, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी, जो भी ये टाइम है T1 से T2, राइट साइड में क्या आया? डीपी का इंटीग्रेशन P, हाँ जी, लिमिट P1 से P2, हाँ जी, यानी P2 माइनस P1। हाँ जी, तो ये न्यूटन से सेकंड लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, हाँ जी, लिख सकते हैं। हाँ जी,
इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? पल्स मोमेंटम थ्योरम। थ्योरम का मतलब समझते हो? व्हाट इज अ थ्योरम? नहीं, मैथ्स में कभी थ्योरम नहीं प्रूव की? थ्योरम प्रूफ तो किया है ऐसे, वैसा कभी मीनिंग नहीं समझाया थ्योरम का, मतलब ऐसा मीनिंग क्या होता है, प्रूफ तो आता है मुझे करना। थ्योरम को मैथ में। प्रूव करते हो ना? हाँ जी। कभी लॉ प्रूव किया है? मैंने क्या तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव करके दिखा है कभी? नहीं। या मैंने कभी न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूफ दिया कि भैया ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा? कभी ये प्रूव किया मैंने? नहीं। पापा बेसिकली स्टेटेड ना हो जिसका कुछ बता सकता है क्यों आया ये। क्या बकवास कर रहा, क्या बोल रहा है? मैं तो कहूँ थ्योरम को हम ऐसे कह सकते हैं जिस चीज के बारे में बता सकती है हाँ वो कैसे आया। बेसिकली जिसकी एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हो, कोई भी ऐसा रिजल्ट जो मैथमेटिकली कंक्लूड करके निकाला जाए उसको थ्योरम बोलते हैं हम। एक होता है लॉ। लॉ हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है। और हमने दुनिया जहान के फिनोमिनन ऑब्जर्व की और सब में पाया कि ऐसा ही होता है, तो हमने मान लिया कि ये कुदरत का नियम है। क्या मान लिया? कुदरत का नियम। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का नियम है ये। ठीक है? तो ये लॉ ऑफ नेचर है भैया, ऊपर वाले की बनाई हुई इस दुनिया में ऐसा हमेशा होता है कि अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लाएगा। हम इसका रीजन नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है, ये पक्का है। हमें हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस आज तक की चिल्ला चिल्ला के ये बताती हैं कि भैया अगर ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जरूर लगाएगा। Right? That is a law of nature. You don't have any reason for that. You don't prove laws. Right? हाँ We don't जी। prove laws. Laws of nature are something which we observe that they exist in the nature, but we don't have any justification for that. And theorem is something which is a mathematical, which has a formal mathematical proof. सो ये एक जो रिलेशनशिप है ये एक प्योरली मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ये एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है जो मैंने इस से डिराइव किया। राइट? हाँ जी। तो मैंने F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया, जिसको मैंने लिखा इंटीग्रल एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? हाँ जी। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है इसको हमने एक नया नाम दे दिया, न्यू नेम फॉर दिस क्वांटिटी कॉल्ड इम्पल्स। Impulse is a vector quantity and the impulse of a force is equal to the change in momentum produced by that force. क्या बोला मैंने? Pulse is a change in momentum. आदि शब्द खा गई बीच में से, है ना? Produced by the force. Impulse of a force is the change in, साइंस पढ़ रहे हो, नॉर्मल रूट कि जितने शब्द मन किए उतने यूज कर लिए। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द फोर्स। ठीक है? लैंग्वेज पे ध्यान दें। इट इज नॉट अबाउट की बुकिश लैंग्वेज, इट इज अबाउट की प्रिसाइज बात हो रही है। एक फोर्स की इम्पल्स मेजर करनी है तो उस फोर्स की वजह से होने वाला चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, ऐसे समझना। ठीक है? इतना नहीं याद करना है कि इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलना है? Impulse of force is the change in momentum caused by a force. यस, कॉज्ड बाय द फोर्स। यहाँ पे अ फोर्स आएगा, यहाँ पे द फोर्स आएगा। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। तो इम्पल्स पूछे तो चेंज इन मोमेंटम निकालना आपने, है ना, ड्यू टू दी फोर्स। नोट किया ये? हाँ जी। एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूँ इसके। ये लो। ले लिए।
ले लिए सर। इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ मेरे को। 20 सेकंड में दिक्कत है ना? हाँ जी। सर जूम इन कर दो। करता हूँ। सर इसमें एंगल का कोई स्पेसिफिक यूज है? इसका एंगल का? कौन से एंगल का? 22 कर रहे हो 23 कर रहे हो? सम मॉलिक्यूल 22। 22 कर रहे हो 23 कर रहे हो? 22। 22 में एंगल कहाँ दिया है? 22 ठीक है सर। 23 क्या क्या सोच रहे हो 20 सेकंड में? चेंज इन मोमेंटम निकालने इसका। हाँ तो कितनी देर लग रही है उसमें? बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा रही है इसकी। अच्छा, भाविन क्या आंसर आया तेरा? आ गया? इसे बस निकल ही रहा है। क्या कैलकुलेशन लंबी जा रही है? अंशिका क्या कैलकुलेशन है? लास्ट मैं स्टेप बोल। ऐसे कर रही हूँ कि जैसे मैंने एक वेसल बना लिया, उसकी हम्म, वॉल से एक जो मॉलिक्यूल है वो को स्ट्राइक करता है और फिर वो वापस उसी वेलोसिटी से चला जाता है। तो अगर मैंने एक डायरेक्शन को x मान लिया, मतलब अगर मैंने राइट हैंड साइड को डायरेक्शन को x मान लिया और लेफ्ट हैंड साइड को y मान लिया, तो चेंज इन ये मोमेंटम क्या होता है? हाँ ये जी, क्या होता है? राइट हैंड को x मान लिया, लेफ्ट हैंड को y मान लिया, सॉरी सॉरी माइनस x मान लिया। फिर कुछ जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया, वो x y बोलने की आदत है ना हर बार। तो जल्दी चेंज करनी कहाँ मोमेंट, है? तुम तो इतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जल्दी में हुई कहाँ तुम? हाँ सर। जी, तो 2 mv आ गया, 2 mv। हाँ तो फिर 2mu करने में देरी कितनी लग रही है यार? 1200 इंटू 4.65 इंटू 10 की पावर माइनस 26 ही तो करना है। तो 12 को 4.65 से मल्टीप्लाई करना है। 12×5 = 60, 0 6, 12×6 = 72, 6 × 78, 7, 12×4 = 48 और 7 55। ये आंसर आ गया। 1 2 0 है तो ये डेसिमल हट जाएंगे। इंटू 10⁻26, तो 5.58 इंटू 10⁻23। कौन सी कैलकुलेशन लंबी है? तो सर या फिर से कर देंगे या क्या कह रहे थे आप? हाँ मैं कर देता हूँ, पहले मैं इससे बात कर लूँ अंशिका से। हाँ अंशिका, हाँ जी सर। क्या लंबा है?
बस हमारे लिए तो ये लंबी होती है कैलकुलेशन थोड़ी सी। बोले तुम्हें 12 को 4.6 क्यों भाविन? सर मैं तो बस मल्टीप्लाई अभी शुरू ही की थी। शुरू होती ही खत्म हो जाती है बेटे। अभी हम अगला क्वेश्चन ट्राई कर ले, वो भी डाउन ही था, वो भी नहीं हुआ था। हाँ वो कर लो, तब तक मैं मनन को जरा ये बता दूं। हाँ मनन, क्या दिक्कत है इसमें 20 सेकंड में? सर एक बार फिर से करके दिखा दीजिए। मैं नहीं करके दिखा रहा, आप अपने आप सोचो, बताओ मुझे क्या करना, आप बताओ, मैं लिखता हूँ लागू। अच्छा, हमें उसका मास गिवन है 4.65 इंटू 10⁻⁻26। बाद में नंबर्स के बारे में बाद में सोचेंगे, मास की बना है, हम चल आगे। अब उसका इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ निकल गया। और अब उसका हमने फाइनल मोमेंटम देखना है। हम्म। फाइनल मोमेंटम में उसका माइनस एम यू होना चाहिए। हम्म। अब बस जब हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे इसका, कितना आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यार 2 में से -2 घटाएगा कितना आएगा? 4। तो तू इसको देख के नहीं बता सकता, एमयू में से -MU घटाएगा तो क्या आएगा? 2 MU। हाँ तो फिर इसमें सोचना क्या है तुम लोगों को इतना? अब करो। 600 को 2 से गुना किया 1200, तो 1200 इंटू 4.65 करना है। मैंने 2 जीरो से ही हटा दिया, 12 इंटू 465 कर दिया मैंने। ओके सर। और 10⁻⁻26 ऐसे कैसे रहने दिए, ये 5580 आ गया। ओके सर। सर यहाँ पे जो इलास्टिकली का, यहाँ पे इलास्टिकली का क्या मतलब होता है? पता नहीं। हाँ जी सर। पता नहीं। सर एंगल का यूज क्या है उसमें? इलास्टिकली का क्या मतलब होता है? सर उसका रिलेटिव वेलोसिटी। के बराबर है। नहीं, इलास्टिक का क्या मतलब होता है? पहले नहीं किया इलास्टिक में, इलास्टिक इम्पैक्ट में क्या होता है? सर आपने बताया था इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। इलास्टिक का मतलब होता है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो। हाँ जी। और ध्यान से सुनना जरा, इलास्टिक का बेसिक मतलब होता है जब भी इलास्टिक इम्पैक्ट होता है ना, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। और अगर तो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा हिट कर रहा है, हाँ जी। तो सीधा सीधा ही रिबाउंड कर जाएगा, हाँ जी। ऐसे, ठीक है। हाँ जी। अगर वो हिट कर रहा ऑब्लिकली, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ रिबाउंड करेगा। एंगल। ऑब्लिक मतलब है ऐसे आया, और ये एंगल अगर थीटा है तो वो ऐसे जाएगा, और ये एंगल भी, थीटा ही होगा। और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होना है तो उतनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है प्लास्टिक का। सर क्वेश्चन पे दिखा दीजिए। नोट करो इसको पहले। कर लिए नोट? नो हाँ सर। जी। नो सर। सर दूसरा केस नोट करो। ठीक है सर। अब करो 23rd क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ और सॉल्व करो।
सर इसका जो है हम इसको तो हम कंपोनेंट्स बनाकर करेंगे ना इस क्वेश्चन को। बिल्कुल कंपोनेंट्स बना के करेंगे। तो सेम है सब कुछ, केवल इस बार वो मास भी वही है, स्पीड भी वही है, लेकिन इस बार वो बस 60 डिग्री के एंगल पे आ रहा है ना। हाँ जी जी सर। डिग्री का एंगल है। हाँ जी हाँ सर। जी 60 डिग्री के एंगल पे ही है। टू दी नॉर्मल, 60 डिग्री टू दी नॉर्मल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ जो मेजर होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है प्रॉपर, है ना। हाँ हाँ जी जी। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि वॉल के साथ 60 डिग्री दिया हो, तो ये भी दिया हो सकता था, ये दिया हुआ 60 डिग्री, राइट। हाँ ओके जी सर। और इधर से ये 60 डिग्री हो गया। हाँ जी अब ये वाली आपकी वेलोसिटी है u, और ये ये आपकी 600 है। velocity है ना। हाँ जी अब आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है, हाँ जी तो सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों वेक्टर्स को। हाँ जी कितना एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, एक वेक्टर ये दिख रहा है मेरे को u mu, और एक दूसरा वेक्टर मेरे को ये दिख रहा है mu, है ना। हाँ जी और ये अंदर वाला एंगल कितना है, 120। हाँ जी 60 ये डिग्री। उधर की साइड होगा। ऐसे बनाऊं ना, है ना। हाँ सर जी बिटवीन द वेक्टर्स एक्चुअली 60 डिग्री हो गया। हाँ तो सब्ट्रैक्ट करना अब मैंने ना इनको, हाँ हाँ जी। जी तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है माइनस वाले वेक्टर को ऐड कर दूं। हाँ जी सर। सर यहाँ पे 120 डिग्री नहीं आएगा। ये रहा ना 120 डिग्री। ठीक अच्छा ठीक है। इस डायग्राम को ऐसे घुमा लेना यार, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ जी अब ध्यान से देखना, फाइनल में माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर ऐड करना है। फिर एक डायग्राम बना रहा हूं, ये फाइनल इनिशियल उल्टा कर दूं। हाँ जी हाँ जी अब इन सर। दोनों को ऐड करना है, कितना एंगल है वेक्टर्स के बीच में, 120। सिक्सटी। इनको ऐड करना है ना। हाँ हाँ जी mu, तो दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं, आता है ऐड करना। हाँ जी सर। हाँ जी सर आता है। डेल्टा भी कितना हो जाएगा, बेसिकली इन दो वेक्टर्स का सम हो जाएगा। हाँ जी तो अगर ए और बी में 180 डिग्री का एंगल हो, तो रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab cos cos। थीटा। ए और बी दोनों बराबर हैं। हाँ जी cos 120 कितना होता है, -1/2। इसको लिखते हैं cos 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 यानी -1/2। हाँ जी। तो इसको -1/2 पुट कर दो, तो ये आंसर mu आ जाएगा वापस। इस बार चेंज इन मोमेंटम mu आ जाएगा, पिछली बार से ज्यादा आंसर। ओके सर। अदरवाइज मेरे को इसको करना होता, तो मैं तो ऐसे करता, एक वेक्टर है mu और दूसरा उससे 120 पे है ना। हाँ जी सर यही तो मैं कह रही थी क्या, कि ये वाला एंगल 120 होना चाहिए, क्योंकि हमने वेक्टर्स के साथ पढ़ा तो था भी ये वाला एंगल 120 था, वहीं पे मुझे ये चीज कंफ्यूजन हो रही थी। मैडम ये जो वेक्टर मैंने सब्ट्रैक्ट करने थे ना बिगिनिंग में, हाँ जी उनमें 60 डिग्री का एंगल है ये वाला। ये 60 है, ये 60 है, तो ये 60 बचा, तो इधर मैंने 60 बनाया था, ये 120 बनाया था। ये अच्छा ठीक mu है। और आपने mu में है। ऐसे बना दिया। अब तू बता, तू क्या कह रही थी। मैं तो वैसे ही बता रही थी लॉज ऑफ वेक्टर्स के जैसे। हाँ तो तू ये कह रही थी बाहर वाला एंगल 120 बनाओ, हाँ जी मैं यही कह रही तो थी। बनाओ बाहर वाला 60 है जब। हाँ जी एक मिनट, आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं ठीक कर लूँ। बाहर वाला एंगल बेटे 60 डिग्री है, तुम 120 बोल रहे थे ना उसको। हाँ जी ठीक है मैं समझ गई, अब जैसे मैं आपने बनाया मैं समझ गई। क्या समझ गई। ये आपने उल्टा कर दिया, मतलब सीधा बना दिया डायग्राम को। मैंने किसी को उल्टा नहीं किया, मैंने तो भी फिगर बनाई है।
अभी बाहर वाला एंगल 60 डिग्री है, अंदर दोनों वेक्टर्स के बीच में तो 120 डिग्री है। वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री नहीं है बेटे, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो बाहर वाला ही लिया जाता ना। हाँ जी। वो बाहर वाला एंगल 60 है, इसलिए मैंने जब यहाँ फिगर बनाई तो ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर में एक्सटीरियर एंगल को 60 बनाया। वेक्टर्स के बीच में ये एंगल है, अब ध्यान रखो, ठीक है। अब पूरी बात ध्यान से सुनो, जल्दीबाजी मत करो। ये पी और क्यू वेक्टर्स हैं। हाँ जी। अब करना क्या है, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना था, राइट। हाँ जी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं एक वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स करूंगा। हाँ जी। उसके बाद मैंने अगला डायग्राम बनाया जिसमें मैंने इस MU की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। हाँ जी। जब मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, अब तो यही इनके बीच का एंगल लेते हैं ना। अगर दोनों एक ही जगह से हाँ वेक्टर जी। हाँ बाहर जी। हाँ जी। पॉइंट कर रहे हैं तो ये एंगल लेते हैं कि नहीं वेक्टर्स के बीच में। हाँ जी, यही एंगल देते ये हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, उनके बीच में एंगल 120 है। हाँ जी। मतलब इन दोनों वेक्टर्स को, MU और -MU में, ठीक है। हाँ जी। अब इसका रिजल्टेंट मैंने ऐसे निकाला। अब इसको मैं ये कह रहा था कि इसको फिगर को मैं ऐसे बनाने की बजाय मैं ऐसे भी बना सकता था। ये वाली फिगर को, ये MU वेक्टर, ये वाला -MU जो बनाया, और ये हाँ वाला जी। वेक्टर यहाँ बनाने की बजाय यहाँ बना सकता था हाँ जी। 120, तो हाँ ये जी। 60 आता। हाँ जी। तो ये भी MU ही आता, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ये। हाँ जी। मेरे को तो देख के पता चल जाता कि इनका जो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा वो MU आएगा। हाँ जी। आई बात समझ में आपको। हाँ जी। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम इस बार MU आएगा। ओके सर। मुझे लग नहीं रहा तुम्हें समझ में आया, तुम बस मेरा दिल रखने के लिए बोल दे रहे हो हाँ ठीक है। नहीं सर, आगे। थोड़ा वो वाली बात नहीं समझ आई अभी तक कौन सी? जो मैंने आपसे पूछी थी, क्या? वो ऊपर वाली, क्या ये ये? एंगल वाली। मैं तो इसको ना वेक्टर्स के हिसाब से देखी जा रही हूँ, जैसे हम करते हाँ, हैं। वेक्टर्स के हिसाब से ही देखना है। ये वॉल है अपनी, ठीक है। हाँ जी। ये वॉल का नॉर्मल है। हाँ जी। अब मैं बनाता हूँ एक इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। हाँ जी। ये इनिशियल मोमेंटम है और इसकी डायरेक्शन हम बकायदा प्रॉपर ऐसे दिखाते हैं। ये वेक्टर है, ये अपना PI वेक्टर है, ठीक है। हाँ जी। और इस PI वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो M × U के बराबर है, राइट। हाँ जी। और ये एंगल अपने को कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब हमें ये मालूम है कि ये 60 पे ही जाएगा, हाँ जी। इधर से, है ना। हाँ जी। तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, हाँ ठीक। जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये डायग्राम। हाँ जी। अब ध्यान से देखना जरा। अब हमें केवल इन वेक्टर्स पे फोकस करना है। ये एंगल कितना है? 120। तो अब मुझे बताओ, ये जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वेक्टर है, इनके बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। 60 डिग्री। ओके, अब ठीक है ठीक है, अब समझ आ गया मुझको अच्छे से। ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना था? मेरे को क्या कैलकुलेट करना था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फाइनल मोमेंटम में ऐड करूंगा -PI। हाँ जी। माइनस वेक्टर कैसे बनाते हैं? वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, हाँ राइट। जी। हाँ जी। मैंने क्या किया, अब ये एरो यहां से हटा के यहां लगा दिया, तो ये हाँ जी। -PI वेक्टर बन गया। हाँ जी। हाँ जी। अब मेरे को ये दो वेक्टर्स ऐड करने हैं। हाँ जी, तो दोनों में एंगल और इन 120 दो डिग्री हो वेक्टर्स गया। के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। बोलो। हाँ जी। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो तो बीच वाला एंगल 120 होता हाँ है। जी। हाँ जब जी। एक जहाँ खत्म हो रहा हो वहां से दूसरा शुरू हो रहा हो तो बाहर वाला एंगल उनके बीच का एंगल माना जाता है। हाँ जी। तो इन दोनों, अब PF और -PI के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री।
अगर कोई दो वेक्टर हैं P एंड Q, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो P और Q का सम √p² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा आता है। हाँ जी हाँ तो जी अगर सर। मेरे को ये वेक्टर को P मानो, इस पूरे वेक्टर को Q मानो, तो ये Q वेक्टर है और ये P वेक्टर है। हाँ ठीक जी है, हाँ जी, मेरा अब मुझे समझ आ गया। नहीं, अब अच्छे से समझ लो। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड mu है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड भी mu है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। फाइंड देयर सम। क्वेश्चन ये बन गया। हाँ इसमें P जी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल मोमेंटम को। और हाँ Q जी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम को, हाँ जी है ना। इस पूरे को हाँ मैंने P से रिप्रेजेंट किया, इसको Q से, तो P प्लस Q कर रहा हूं मैं। हाँ जी अब इसको ऐसे बोलता हूँ यार, ये P है और दूसरा Q बनाना है, और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल लेना है। तो अगर मैं एक के बाद दूसरा बनाऊंगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना मेरे को, हाँ तभी जी तो इनके बीच में 120 का एंगल आएगा। हाँ जी तो ये 60 हो जाएगा। हाँ जी और बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये इनका सम होगा। हाँ जी अब अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों mu हैं, हाँ जी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। हाँ जी इसका मतलब ये भी 60-60 होंगे। हाँ जी इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हाँ जी और इसका मतलब इनका रिजल्टेंट भी mu आएगा। हाँ जी तो इससे मैं सीधा कंक्लूड कर देता कि इनका रिजल्टेंट mu आएगा। हाँ जी ठीक, हाँ जी जी सर। चेंज इन मोमेंटम mu आ गया। ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया पक्का? हाँ जी हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट्स लेने रह गए। थोड़ा था नोट कर लिया। गुम हो गया अब तो, पता नहीं कहाँ लिखा था। कोई बात नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में से ले लूंगी। उसमें स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं। हाँ जी ले लो पॉज कर कर। ये रहा, ये ला। ले लिया सर। ठीक है, चलो अब आगे। हाँ जी हाँ जी मैंने नोट नहीं किया। सर इतने हम आगे अगला क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, वो भी डाउट ही था, वो भी फर्स्ट पे ही है। करो। ठीक है सर। हाँ जी, इसके बाद कौन सा? 24th। हाँ जी A ball weighing 0.1 kg dropping vertically from a certain height.
strikes an inclined surface and rebounds from it elastically without losing its velocity, मतलब स्पीड सेम रहती है, ठीक है। हाँ जी। The surface is inclined to the horizon at 30 degree और इम्पल्स दे रखी है कितनी है। What time will elapse before the moment ball strikes the surface and the moment when it is at the highest point of its trajectory? इस क्वेश्चन को केवल अंशिका सॉल्व कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, बाकी लोग मत ट्राई करो। भाविन कर सकता है तो मुझे पता नहीं, मानन तेरे ट्राई करने का फायदा नहीं है, तूने पढ़ी नहीं ये चीज। लोग ट्रेजेक्टरी वगैरह वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा। कर अंशिका, चल। कर रही हूँ। उसको हाँ बेटे। बना कुछ? मतलब मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, मतलब ये मुझसे पूछना क्या चाहता है, मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। एक इंक्लाइन सरफेस बना लीजिए। ठीक है। एक बॉल है 0.1 kg की, जिसको ड्रॉप करते हैं, वर्टिकली आती है। हाँ जी, 30 डिग्री एंगल है। तो एक बॉल आई, तो उसने वर्टिकली फॉल किया, मतलब उसके ऊपर, और वो रिबाउंड होगी सेम वेलोसिटी से, मतलब टकराई और वापस, मतलब फिर उसने एक ट्रेजेक्टरी फॉलो की। तो अब वो फिर मतलब वापस वो मतलब ग्राउंड पर ही आ जाएगी। ऐसे रिबाउंड कर गई है ना? हाँ जी। तो अगर टकराने से पहले बॉल की स्पीड u थी, तो टकराने के बाद भी उसकी स्पीड u ही होगी, ठीक है। हाँ जी। इलास्टिकली है ना, हाँ जी। तो स्पीड से रिबाउंड की होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, है ना। हाँ जी। चल आगे, तो ये बॉल बना दी। अब ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। तो ये ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। हाँ जी, तो मैंने बताना है भी मतलब टोटल टाइम इलैप्स्ड क्या है, भी कब ग्राउंड पर नीचे पहुंचेगी। ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड और बना लीजिए, ग्राउंड मतलब ये जहाँ पे 30 डिग्री बनाई पढ़ है, ये हॉरिजॉन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़।
What time will elapse? With the ball strikes the surface. ये समझ आ गया सर क्या? कि ये हमसे उस टाइम पूछना चाहता है कि जब वो हमने ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी। हाईएस्ट पॉइंट भी यहाँ पहुंचने का टाइम निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे। सर ट्रेजेक्टरी से मतलब काइंड ऑफ कर्व पाथ। ट्रेजेक्टरी मतलब जो भी पाथ है जिस पे वो चल रही है और उसका हाईएस्ट पॉइंट यानी टॉप मोस्ट पॉइंट। वंशिका यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम निकालना तुम्हें। अब अभी तक तो मैंने सिर्फ डायग्राम ही बनाया था, अब मैंने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। बाद में न्यूमेरिकल वैल्यूज बाद में निकालियो, पहले बता सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक मिनट। इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसका y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट किसको बोल रही है? y वर्टिकल को? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कंपोनेंट y किसको बोल रही है? वर्टिकल को? वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 होगा। तो उसके लिए पहले तो ये बोल कि मैं ऐसे एक्स एक्सिस ले लेती हूँ। हाँ जी, और वर्टिकल के अलोंग y एक्सिस ले y लेते हैं। एक्सिस ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइनल 0 होगा। तो इसकी तो हम इसका s ट्रेवल निकाल देंगे, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा, तो उससे हम टाइम निकाल देंगे। एक बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम निकालना है, कैसे निकालेगी? एक बॉल को u स्पीड से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेगी? आवाज नहीं आ रही अंशिका तेरी। स्क्वायर बाय 2g। क्या? ये नहीं होगा, मैं आपको एक मिनट। सर एस डिस्टेंस निकल जाएगा पहले तो कि कितना ऊपर जाएगी वो। सब कहानीकार हो यार, काम की बात नहीं तुम्हें समझ में आती क्या? एक लाइन में आंसर लाने के लिए चार चार लाइनें लिखोगे क्या? हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाईएस्ट हाँ पॉइंट जी पे सर। वेलोसिटी 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी 0 होती है। तो टाइम आ गया u by g। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्यों नहीं लगाते हो? 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो टी हाँ आ जी, गया u। लगाया। तेरे को ये याद नहीं है अंशिका, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम u बाय जी होता है? हाँ जी, याद है। फिर तेरे को पता है। प्रोजेक्टाइल में ये नहीं याद है कि यहां से फेंकूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? हाँ जी, वो तो याद है, पर ये मतलब कितना याद है? तेरा बता ना, ये यहाँ से यू एंगल से थीटा एंगल से फेंका, टोटल टाइम कितना होता है बता। टाइम होता है 2u sin थीटा बाय g। और ऊपर तक जाने का कितना होगा? यहाँ तक जाने का केवल sin थीटा बाय g। तो फिर ये लगाना इसमें। हाँ जी, वो ये अगर आप रिलेट नहीं करना सीखोगे ना, जो चीजें पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो उसको नेक्स्ट चैप्टर में यूज नहीं करना सीखोगे ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम गेटिंग इरिटेटेड? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हुई आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, फिर फायदा क्या हो रहा है? टेबल्स याद है तेरे को? कहाँ तक 12th तक आते हैं। 12 तक ही आते हैं, तो अगर तेरे को 16 इंटू 8 करना होता तो मल्टीप्लाई करके देखती है। हाँ जी, मुझे तो याद है 16 8 128। भाविंदर को कहां तक याद है टेबल्स? सर मुझे हाँ, सर मुझे भी 12th तक ही याद 30 तक के टेबल याद कर ले, जिंदगी में कुछ करना है तो। है। ओके सर। ठीक 30 है तक के सर। टेबल, 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स, ओके सर। और एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स।
रटे हुए होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स तो आते हैं। बता 9 का क्यूब। 729। ठीक है, तो ये टेबल याद करो, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर, 1 से लेकर 10 तक के एटलीस्ट क्यूब। ठीक है, और अगर आप पिछले पढ़े हुए चैप्टर के रिजल्ट्स याद नहीं रख पा रहे तो अगले चैप्टर में कुछ नहीं कर पाओगे। जी, अभी तो लॉज मोशन शुरू हुआ है, इसके आगे वर्क एनर्जी आएगा, इसके आगे रोटेशनल मोशन आएगा, वहां तक तू छोड़ जाएगी कि मेरे को नहीं साइंस पढ़नी, मेरे को आर्ट्स दिला दो या कॉमर्स दिला दो। मैं बता दे रहा हूँ तेरे को, तीसरा अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है ना, अभी अगला दूसरा तीसरा चैप्टर और आएगा ना, तू छोड़ जाएगी मेरे को नहीं फिजिक्स पढ़नी, या तो मैं खाली खाली केमिस्ट्री बायो कर लेती हूँ। बायो नहीं याद करती क्या? करती हूँ, वो तो आसान है बहुत। नंबर्स मुश्किल लगते हैं याद रखने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थोड़ा सा रिलेट करना सीखो बेटे। क्वेश्चन को पढ़ते सर पहली चीज ये स्ट्राइक करनी चाहिए, अरे मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को तेरे सिवा कोई नहीं सॉल्व कर सकता, हाँ जी। क्योंकि एक अकेली तू है जिसने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है इनमें से, है ना? हाँ जी। ठीक है, सॉल्व करके आंसर भेजना मेरे को, इसका कैसे सॉल्व किया तुमने, सॉल्यूशन चाहिए मेरे को तेरी कॉपी में इसका पूरा। ओके सर। और ये जो अगली शीट है, इसके जब तक मेरे को रिटर्न सॉल्यूशन नहीं भेजोगे मैं क्लास नहीं लूंगा नेक्स्ट। ओके सर। चलो पहले सॉल्यूशन भेजो फिर बात करेंगे। ओके सर। ठीक है।